एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन के प्रकार क्या क्या होते हैं। चलिए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, पर्पस यानी कि उद्देश्य और स्टाइल शैली के अनुसार, शैली के आधार पर कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आधार है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर। तीन प्रकार का होता है कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल या क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। फिर आगे एक आधार होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। रिलेशनशिप एलिमेंट के आधार पर चार प्रकार का होता है, इंटरपर्सनल और डायडिक ये द्वैध संचार, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है ग्रुप कम्युनिकेशन और एक होता है मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। फिर एक होता है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल का मतलब क्या होता है, किसी संगठन या संस्था के भीतर जो इकाइयों के बीच जो संचार होता है उसे कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे सर्कुलर, स्टाफ नोटिस, मैनुअल एटसेट्रा ये होते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के उदाहरण। फिर होता है एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी कम्युनिकेशन। किसी संगठन या कंपनी और बाहरी वातावरण के किसी व्यक्ति या ग्राहक आदि से संचार, जैसे विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट, प्रेस विज्ञप्ति होता है, निमंत्रण या इनविटेशन होता है, परिपत्र एटसेट्रा ये सभी होते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के उदाहरण। एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल अंतरवैयक्तिक कम्युनिकेशन टू और मोर पीपल फेस टू फेस होता है। टू और मोर पीपल का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थ्री स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तीन स्टेजेस होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, जिसे हम कह सकते हैं पीपीआई। पीपीआई का मतलब पहला है द फैटिक स्टेज यानी कि संपर्क परक चरण, जिसमें हम सबसे पहले हाय या हेलो कहते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो कहते हैं। तो ये हमारा संपर्क परक चरण है जिसमें हम कॉन्टैक्ट करते हैं, तो इसे फैटिक स्टेज कहते हैं। इसमें बातचीत प्रारंभ होती है, हमारी बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशंस या हाय हेलो इत्यादि से हम इसको शुरू करते हैं। फिर सेकंड स्टेज आती है द पर्सनल स्टेज। पर्सनल में अन्य लोगों को अपने बारे में अधिक बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि जैसे हम किसी नए व्यक्ति से मिले तो पहले हम हाय हेलो करेंगे। अगर हमको लगे कि हमको अपने बारे में उसको कुछ ज़्यादा बताना चाहिए तो हम उसके बारे में, अपने बारे में उसको कुछ ज़्यादा बताएंगे, झिझक इसमें कम होती है। फिर तीसरी स्टेज आती है द इंटीमेट स्टेज। इंटीमेट जिसे अंतरंग चरण कहते हैं, करीबी मित्रों और परिवार के साथ ही, तो इसमें होती है ओवर शेयरिंग। तो पीपीआई से तीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के चरण हैं। द फैटिक स्टेज जिसमें हम बातचीत प्रारंभ करते हैं, द पर्सनल स्टेज जिसमें हम अपनी बातें ज़्यादा बताने के लिए तैयार होते हैं, झिझक कम होती है। फिर आती है द इंटीमेट स्टेज। इंटीमेट में ओवर शेयरिंग होती है, जो हम करीबी मित्रों और परिवार के साथ ही करते हैं। हर किसी के साथ इंटीमेट स्टेज नहीं होती। एक है डायलेक्टिक मेथड। डायलेक्टिक द्वंदात्मक, एक विषय पर अलग अलग मत रखने वाले, तर्कपूर्ण तर्कों के माध्यम से सत्य को स्थापित करने की इच्छा रखने वाले दो या दो से अधिक लोगों के बीच संवाद। यानी कि अलग अलग मत रखने वाले, तर्कपूर्ण तर्कों के माध्यम से सत्य को साबित करने की इच्छा। यानी कि हाँ, किसी ने एक बात कही और उस बात पर अपने अलग अलग व्यू रखे अलग अलग लोगों ने, और उन तर्कों के माध्यम से सत्य तक पहुंचने के लिए जो संवाद होता है लोगों के बीच उसे कहते हैं डायलेक्टिक या द्वंदात्मक मेथड या द्वंदात्मक विधि। नेक्स्ट है डायलेक्टिक। डायलेक्टिक्स ये क्या होता है, जब दो परस्पर विरोधी चीजें एक ही समय में सत्य होती हैं, और इसे एलेंचस पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दो परस्पर विरोधी चीजें हैं और एक ही समय में वो होती हैं, एक ही समय में सत्य होती है। जैसे किसी कोई चीज हमारे लिए सही हो सकती है, दूसरे के लिए गलत, लेकिन दोनों ही अपने लेवल पर सही हैं।
तो ये होता है डायरेक्टिक्स, और इसे ही एलेंचस पद्धति के नाम से जानते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड या सुकरात पद्धति इसको कहते हैं। टू इंक्वायर और टू क्रॉस एग्जामिन। डोंट गिव स्टूडेंट्स अ डायरेक्ट आंसर, ओपन एंडेड हाँ या ना में आंसर नहीं होने चाहिए। जैसे स्टूडेंट क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको डायरेक्ट आंसर ना देना, बल्कि उसमें से कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछना, जिससे उसका आंसर धीरे धीरे या क्वेश्चनों के माध्यम से ही स्टूडेंट अपने आप ही उसका आंसर दे दे। तो डोंट गिव स्टूडेंट्स अ डायरेक्ट आंसर, ओपन एंडेड, इसमें हाँ या ना वाले क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि एक कारण बताना होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें इंक्वायरी होती है, क्रॉस एग्जामिन होता है, तो ये होता है सोक्रेटिक मेथड। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा का मतलब होता है खुद से ही। खुद से ही बात करना, सेल्फ टॉक होती है, कॉलिंग द स्पिरिट और व्हेन वी प्रे। जब हम खुद से ही बात करने लग जाते हैं यानी कि सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं, कॉलिंग द स्पिरिट किसी आत्मा को बुलाने लग जाते हैं यानी कि खुद ही खुद बड़बड़ाते रहते हैं। व्हेन वी प्रे, जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, तब भी हम खुद ही खुद बोलते रहते हैं। तो ये होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फिर एक आता है मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जनसंचार जिसको हम कहते हैं। तो लार्ज ऑडियंस से इसमें बातचीत होती है। हेट्रोजीनस ऑडियंस होती है। हेट्रोजीनस का मतलब है ऑडियंस कैसी भी हो सकती है, पढ़ी लिखी, अनपढ़, बूढ़ी, जवान, अमीर, गरीब, गोरे, काले, तो कैसी भी कम ऑडियंस यहाँ पर हो सकती है। तो हेट्रोजीनस होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। नो और डिलेड फीडबैक, कभी कभी तो फीडबैक मिलता ही नहीं, अगर मिलता भी है तो डिलेड, बहुत देर में फीडबैक मिलता है। और इसके उदाहरण है जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, फिल्म, मैगजीन एट्सेट्रा। तो ये सभी होते हैं मास मीडिया के उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस के सामने ये होता है। पब्लिक स्पीचलेस होती है, पब्लिक कुछ नहीं बोलती, बस देखती है और सुनती है। टू इंटरटेन, मनोरंजन के लिए होते हैं। परसुएड, व्यक्ति पर प्रभाव डालना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इन्फॉर्म, सूचना देना भी मुख्य उद्देश्य होता है। प्लानिंग की इसमें आवश्यकता होती है कि जैसे हम पब्लिक के सामने कोई स्पीच दे रहे हैं तो हमको एक प्लानिंग के साथ स्पीच देनी होगी कि पब्लिक भड़क ना जाए, तो ऐसी स्पीच देनी होगी जिसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता होगी। इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होती, जो भी पब्लिक रिएक्शन देना चाहती है वो बाद में देगी। अगर कभी कभी पब्लिक को बुरा लग जाए तो वो अपनी रिएक्शन तुरंत भी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन इसमें पब्लिक का नहीं होता। ऑडियंस स्पीकर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकती। ऑलमोस्ट नो और डिलेड फीडबैक इसमें भी होता है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन और मास मीडिया कम्युनिकेशन दोनों एक जैसे ही हैं लगभग, और इनमें नो या डिलेड फीडबैक होता है। नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशनल है, क्लब है, या क्लासरूम है, इसमें संचार होता है, तो ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। सभी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है या स्कूल में कोई एक क्लास है तो वो अपना व्यक्तिगत पहचान भी बनाए रखती है और ग्रुप में भी शामिल होती है। इंटरपर्सनल का एक्सटेंशन रूप यही है। जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होता है, तो इसमें एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 का कम्युनिकेशन होगा, तो ये इंटरपर्सनल का एक्सटेंशन रूप है। शेयर्ड गोल होता है, इसमें एक निश्चित गोल होता है सभी का। जैसे ग्रुप में अगर जैसे कोई एक एग्ज़ाम है, स्पेसिफिक एग्ज़ाम, उसकी तैयारी करने वाले अगर 20 बच्चे हैं तो उन सभी का शेयर्ड गोल होगा, एक ही गोल होगा, और वे उसी गोल पर काम करने के लिए नए नए सुझाव देंगे, नए नए काम करेंगे। डिस्कशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो भी उनका कॉमन इंटरेस्ट होगा उस पर वो डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। तो ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर आता है ग्रुप कोहेंशन। ग्रुप कोहेंशन का मतलब होता है जोड़ या सामंजस्य, रिलेशनशिप, बॉन्ड। बॉन्ड या रिलेशनशिप होता है मेंबर कितने अच्छे से जुड़कर ग्रुप में काम कर रहे हैं। वर्क टुगेदर, कितने अच्छे से वे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं और दे रहे हैं। फील मोर पॉजिटिवली अबाउट देयर वर्क, वे अपने काम के लिए कितने पॉजिटिव या सकारात्मक फील महसूस कर रहे हैं। तो ये होता है ग्रुप कोहेंशन। ग्रुप में जो लोग हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं,
एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं या नहीं। तो अगर सहायता कर रहे हैं पॉजिटिवली तो यह था ग्रुप कोहेंशन, यानी कि ग्रुप का जोड़ या सामंजस्य है। फिर आता है एक सोशल लोफिंग, सामाजिक आवारगी। जैसे लोफर होता है आवारा, वैसे ही कभी कभी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते लेकिन पार्टनरशिप में इक्वल भागीदार होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक कमरा है और एक कमरे की करनी है सफाई, तो अगर उस ग्रुप में 10 लोग हैं तो 10 में से अगर ज़्यादा करें तो 7 लोग ही काम करते हैं, लेकिन 3 कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ चले गए। लेकिन जब उनको कमरे की सफाई का जो भी पैसे मिलेंगे उनको, तो बांटते हैं वो 10 हिस्सों में। तो इस प्रकार यानी कि ग्रुप में कुछ लोग काम नहीं करते लेकिन पार्टनरशिप में वो इक्वल होते हैं, इसे कहते हैं सोशल लॉफिंग। तो सोशल लॉफिंग को रिड्यूस या कम करने के क्या क्या उपाय हैं? तो रिड्यूसिंग सोशल लॉफिंग, सोशल लॉफिंग को रिड्यूस कैसे करें? तो सबसे पहला है कोलैबोरेशन, सहयोग से। प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट या सार्थक काम सौंपना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा काम सौंपना चाहिए जो दूसरा व्यक्ति करे ही ना, कि तुम्हारा ये काम है और तुमको यही काम बस करना है। तो कोलैबोरेशन से ही काम अच्छा होता है, तो सहयोग से। कि जैसे अगर एक घर की सफाई करनी है तो एक व्यक्ति करेगा रसोई घर की सफाई, एक इस कमरे की, एक दूसरे कमरे की, एक आंगन की। तो ऐसे काम को बांटा जाता है या सार्थक काम को सौंपा जाता है। तो काम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक उदाहरण लेकर हम समझ रहे हैं इसको। फिर नेक्स्ट है कंटेंट, विशिष्ट कार्य के महत्व की पहचान करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी में। जैसे अगर कंप्यूटर पर कोई टाइपिंग करनी है तो किसी को एमएस वर्ड चलाना अच्छा लगता है या उसका इंटरेस्ट है उसमें या वो अच्छे से करना जानता है, तो टाइपिंग स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी तो वही कंटेंट को रेडी कर सकता है। तो विशिष्ट कार्य के महत्व की पहचान हमको करना चाहिए। अगर कोई बोलने में अच्छा है तो उसको स्पीच वाला काम देना चाहिए। अगर कोई लिखने में अच्छा है, हैंड राइटिंग अच्छी है, तो उसको लिखने का काम ही देना चाहिए, जिससे उसकी महत्ता बढ़ती रहे और वो अपना काम अच्छे से भी कर सके। नेक्स्ट होता है चॉइस, व्यक्ति को ऐसा काम दिया जाना चाहिए जो वह सहज तरीके से कर सके। जैसे अगर कोई बोलने में अच्छा है लेकिन उसको लिखने का काम दिया जाए जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही उसका इंटरेस्ट है, तो वो अपने काम को इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर हम उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ही उसको काम दें तो वो उस काम को अच्छे से कर सकेगा। तो चॉइस से भी सोशल लॉफिंग को रोका जा सकता है। मिनिमाइज फ्री राइडिंग, फ्री राइडिंग को मिनिमाइज करना चाहिए। व्यक्तियों को बताओ कि सफलता के लिए काम में उनकी हिस्सेदारी आवश्यक है। तो इससे मिनिमाइज फ्री राइडिंग हो जाएगी कि व्यक्तियों को अगर हम समझाएंगे कि अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो इस ग्रुप को इतना फ़ायदा होगा और उस ग्रुप को अगर फ़ायदा हुआ तो तुमको भी फ़ायदा ही होगा। तो इसमें उनकी हिस्सेदारी बहुत आवश्यक है, उनके बिना ये ग्रुप कुछ नहीं है। तो अगर हम ऐसे उनको मोटिवेट करेंगे तो मिनिमाइज फ्री राइडिंग हो जाएगी और सोशल लॉफिंग से हम बच जाएंगे। इंडिविजुअल असेसमेंट, इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग, की असेसमेंट होता है मूल्यांकन। ग्रुप की सफलता के बजाय व्यक्तिगत योगदान का आंकलन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जैसे अगर हम कहें कि ग्रुप ने 10 दिनों में कितना काम किया, ये मूल्यांकन नहीं बल्कि एक व्यक्ति को जितना काम दिया गया था उसने उस काम का कितना परसेंट किया, या सभी लोगों ने, जैसे एक व्यक्ति ने पूरा काम किया 100% और दूसरे ने किया 50%। तो ऐसे अगर हम व्यक्तिगत मूल्यांकन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति काम अच्छे से नहीं कर रहा। फिर उसके इंटरेस्ट को देखेंगे कि ये उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको काम मिला हुआ है या नहीं। तो ऐसे हम सोशल लॉफिंग को कम कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि ग्रुप ने ओवरऑल 80% काम कर लिया, 20% नहीं किया, तो ग्रुप को ही करना पड़ेगा। लेकिन ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो तो 100% काम कर रहे हैं और कुछ लोग 50% काम कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल असेसमेंट से ही पता चलेगा कि किस व्यक्ति में कौन सी कमी है। नेक्स्ट है पीयर इवेल्युएशन, पीयर इवेल्युएशन का मतलब होता है सहकर्मी मूल्यांकन। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका भी मूल्यांकन होना चाहिए। योगदान न करने के परिणाम के लिए प्रतिभागियों को उत्तेजित करना चाहिए, कि उनमें मोटिवेशन भरना चाहिए कि अगर योगदान हम अच्छा देंगे तो हमको अच्छा ही फल मिलेगा, वरना नहीं। तो स्मॉलर ग्रुप साइज का आकार छोटा होना चाहिए। स्मॉल ग्रुप में काम करने से बचना अधिक कठिन होगा। अगर ग्रुप का आकार छोटा होगा तो उसमें
काम करने से बचना भी इतना आसान नहीं होगा, तो स्मॉलर ग्रुप साइज भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड स्टाइल के आधार पर फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को आज की क्लास में हम देखेंगे और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आगे की क्लास में हम देखेंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है औपचारिक, इसमें प्रॉपर पाथ होता है, एक निश्चित जैसे ऑर्डर होते हैं कि जैसे मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे उसके कर्मचारी होते हैं, फिर ग्रुप डी का कर्मचारी होता है, तो ऐसे ही प्रॉपर पाथ में कम्युनिकेशन होता है। किसी संगठन में संचार कैसे होता है, तो ऐसे ही होता है, और इसके 6 टाइप्स, 6 प्रकार का ये होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है 6 प्रकार का। सबसे पहले है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क का मतलब क्या है, यहाँ पर है हेड और यहाँ पर है उससे नीचे हेड और उससे नीचे और फिर सबसे नीचे, तो कम्युनिकेशन एक चैन में ट्रेवल करेगा। तो ऐसे चैन में ट्रैवल करेगा कम्युनिकेशन। पहले जैसे मैनेजर अपने एम्प्लॉय इसके इंटर्न को ऐसे यहाँ पर कम्युनिकेशन करेगा। कांट बाईपास, इसमें बाईपास की कोई सुविधा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति सीधा डायरेक्ट इससे बातचीत कर सके। अप एंड डाउन हायरार्की, या तो आदेश नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे, तो अप हायरार्की होगी या डाउन हायरार्की होगी। डायरेक्टली अबव और बिलो, एक ही बात कर सकता है। जो डायरेक्टली जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर है एक यहाँ पर है, या तो ये इससे बात करेगा या इससे बात करेगा, और जैसे ये व्यक्ति है ना तो ये इससे बात कर सकता और ना ये इससे बात कर सकता। बाईपास की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो ये होता है चेन नेटवर्क, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क को हम व्हील नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से बात नहीं करते बल्कि नेता या बॉस पर डिपेंड करते हैं। जैसे ग्रुप में 5 व्यक्ति हैं और ये इनका बॉस है और ये बॉस से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। ये आपस में कोई बातचीत नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट बॉस पर ही डिपेंड होते हैं। तो ये स्टार जैसी आकृति बन जाती है यहाँ पर, तो इसलिए इसको कहते हैं स्टार नेटवर्क या व्हील नेटवर्क के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट होता है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ये रिंग टोपोलॉजी होती है। समूह के सदस्य केवल निकटस्थ सदस्य के साथ बातचीत कर सकते हैं। जैसे ये सदस्य है, ये इससे बातचीत कर सकता है और इससे, और ये सदस्य है इससे बातचीत कर सकता है और इससे, ये वाला इससे और इससे बातचीत कर सकता है, और जो ये सदस्य है वो इससे और इससे, ये सदस्य इससे और इससे, यानी कि जो अपने आसपास के व्यक्ति हैं उनसे ही ये बातचीत कर सकता है। ये होता है रिंग टोपोलॉजी या सर्कल नेटवर्क। फिर नेक्स्ट होता है फोर्थ टाइप ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल का मतलब होता है ग्रुप के सभी मेंबर्स सक्रिय रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संचार कर सकते हैं, और मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। सबसे लोकतांत्रिक या विकेंद्रीकृत टाइप है फॉर्मल कम्युनिकेशन का। जैसे इसमें 5 व्यक्ति हैं ये पांचों व्यक्ति जिससे भी बातचीत करना चाहें उसी से बातचीत ये कर सकते हैं। ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि ये व्यक्ति इससे बातचीत करेगा वो उससे करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकता है। इसे कहेंगे ऑल चैनल नेटवर्क। नेक्स्ट होता है इन्वर्टेड वी, उल्टा वी नेटवर्क। एक अधीनस्थ अपने ठीक सीनियर के साथ दूसरे सीनियर के साथ संचार करता है। जैसे एक अधीनस्थ है, ये नीचे वाले कर्मचारी हैं, अपने सीनियर से बात करेगा और अपने सुपर सीनियर से, यानी कि सीनियर के सीनियर से भी बातचीत कर सकता है। इसे कहेंगे उल्टा वी आकार का कम्युनिकेशन या नेटवर्क। तो इसमें एक अधीनस्थ अधिकारी होगा और उससे ऊपर जो सीनियर होगा, जो ये नीचे वाले होंगे, इससे भी बातचीत करेंगे और उससे भी बातचीत करेंगे। तो ये होता है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। नेक्स्ट होता है वाई नेटवर्क, जिसे गामा नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें गामा नेटवर्क में क्या होता है, तो गामा नेटवर्क के नाम से जाना जाता है पदानुक्रमित श्रृंखला के माध्यम से 2 अधीनस्थ सीनियर के साथ संचार करते हैं, बदले में सीनियर उससे 2 सीनियर के साथ संचार करता है। जैसे यहाँ पर एक लोअर व्यक्ति है, वो अपने सीनियर से बातचीत करेगा और फिर ये इसके सीनियर से बातचीत करेगा, और जो ऊपर वाला सीनियर है वो अपने 2 सीनियर से बातचीत करेगा। तो ये होता है वाई नेटवर्क, यानी कि निम्न स्तर का जो कर्मचारी है वो उससे ऊपर वाले से, उसका ऊपर वाला 2 सीनियर से बातचीत करेगा।
तो ये होता है वाई नेटवर्क। तो यहाँ पर हमने देखा फॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन क्या क्या होता है, ग्रुप कोहेंशन को हमने देखा, और इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, और जो कम्युनिकेशन होता है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है उसके 3 चरण भी हमने देखे, जैसे द फैटिग स्टेज, पर्सनल स्टेज और इंटीमेट स्टेज। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।